Okay, boys and girls, welcome to the revision of essay 610 that talks about using the work of internal auditors. ये जो स्टैंडर्ड है हमारे चैप्टर नंबर 4 में है जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। और इस स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड का जो लेवल है वो लेवल एक्चुअली सीए फाइनल का है, लेकिन आईसीएआई ने पता नहीं क्या सोचा भी या नहीं सोचा और उसको सीए इंटर में डाल दिया। लेकिन ठीक है, अगर आईसीएआई ने डाला है तो वो इससे सवाल भी पूछ सकते हैं, इस वजह से हमको इसको रिवाइज करना एवं पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है जी, चलिए बिना किसी देरी के क्या हम शुरू कर लें ऐसे 610 का रिविजन। यस सर, आ जाइए मेरे साथ स्क्रीन पे। सबसे पहला जो शब्द आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड में वो है इंटरनल ऑडिटर्स, दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। तो इंटरनल ऑडिटर्स के बारे में आपने कंपनीज लॉ में एक सेक्शन पढ़ा होगा, उस सेक्शन का नाम था, क्या नंबर था वो सेक्शन का, 138, जो आपको इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी बताता था कि लिस्टेड कंपनीज को, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को क्या इंटरनल ऑडिट अपना करवाना पड़ेगा और उसके लिए उनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। लिस्टेड के लिए मैंडेटरी होता है और बाकी फिर कंपनीज के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस या लिमिट्स वहां पे दी हुई है। तो वो कहाँ पे रहता है, सेक्शन नंबर 138 में। वो कहता है कंपनीज को क्या रखना चाहिए, इंटरनल ऑडिटर रखना चाहिए, अपना इंटरनल ऑडिट करवाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जब मैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ रहा हूं तब मैं एज अ इंटरनल ऑडिटर स्टैंडर्ड को पढ़ रहा हूं या फिर मैं एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर स्टैंडर्ड को पढ़ रहा हूं। मैं एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर स्टैंडर्ड को पढ़ रहा हूं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो होते हैं दोस्तों वो किसके पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं एक्सटर्नल ऑडिटर, जिसको हम स्टैट ऑडिटर भी कहते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से बनाए गए स्टैंडर्ड है। तो वो ही हमें अब देखने हैं, जो कि हम ऐसे 610 में देखने वाले हैं कि अगर किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर ने काम किया है, मतलब किसी कंपनी का इंटरनल ऑडिट हुआ है, तो उस केस में जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा वो हमको इस स्टैंडर्ड में बताया जाएगा। ठीक है जी, चलो स्क्रीन पे आपको इस वक्त स्टैंडर्ड दिख रहा होगा, बट इस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने एक शब्द सुना है क्या, आपने एक शब्द सुना है गवर्नेंस का। गवर्नेंस क्या होता है, आप अभी तक बहुत सारी बार ऐसा सुन चुके होंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और ये वो वैसे टर्म्स आप सुन चुके होंगे। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, और उनके जो मल्टीपल अलग अलग सब टीम्स होती हैं, अलग अलग कमेटीज होती हैं, जो एक अलग अलग काम को क्या देती हैं, अलग अलग काम को अंजाम देती हैं, उनको मैं कहता हूं गवर्नेंस। उनको मैं कहता हूं गवर्नेंस करने वाली जो भी कमेटीज हैं वो, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी कमेटी होती है, ठीक है जी, ऑडिट कमेटी होती है जो कि ऑडिट से रिलेटेड सब बातों का ध्यान रखती है, फिर आपकी कॉम्पनसेशन कमेटी होती है जो कि आपके एम्प्लॉयज़ को कितना पैसा देना है, कितनी सैलरी देनी है, कितना उनको आपको बोनस देना है, कितना आपको उनको इंसेंटिव देना है, वो सारी बातें कॉम्पनसेशन कमेटी जो है ध्यान रखती है। फिर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कमेटी एक होती है, नॉमिनेशन कमेटी एंड देन इन्वेस्टर सर्विस कमेटी। ऐसे अलग अलग कमिटीज का अलग अलग काम होता है। और यही जो लोग होते हैं ना, यही लोग एक कंपनी को सही से चलाने में मदद करते हैं। अगर ये लोग ना हो तो कंपनी सही से चल नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये लोग का होना वहां पे जरूरी हो जाता है। तो इसको मैं कहता हूं गवर्नेंस। क्या कहता हूं दोस्तों, मैं गवर्नेंस कहता हूं। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, आपने आज तक जब भी इंटरनल ऑडिटर का नाम सुना होगा तो आपको कई बारी लोगों ने ऐसा कहा होगा कि इंटरनल कंट्रोल तो सॉरी इंटरनल ऑडिटर तो इंटरनल कंट्रोल चेक करता है। क्या चेक करता है दोस्तों, इंटरनल कंट्रोल चेक करता है, क्योंकि एक तो वो जो नाम है इंटरनल ऑडिटर और उसके अलावा इंटरनल कंट्रोल, एक तो वो दोनों भी नाम एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है इंटरनल ऑडिटर मतलब इंटरनल कंट्रोल चेक करता होगा, ऐसा लगता है, आपने सुना भी होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे मैं एक ना रिपोर्ट लगाता हूँ, एक रिपोर्ट में लगाऊंगा। ये देखो, ये की रिपोर्ट दिख रही है क्या, क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम सो एंड सो। ये इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाई है। ठीक है जी, आगे हमारा अगर आप आएंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या लिखे हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट आर एज फॉलोज, टू इवेल्युएट द एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ लेड डाउन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एज डॉक्यूमेंटेड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनुअल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं उस इंटरनल ऑडिट के जो कि ये लोग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए जिसके लिए उन्होंने ये रिपोर्ट बनाया। तो इसका मतलब सर हमेशा एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ही देखता है कि इंटरनल ऑडिटर, नहीं दोस्तों, इंटरनल ऑडिटर और भी चीज़ें देखता है। इंटरनल ऑडिटर के बारे में जो चैप्टर है वो भी सीए फाइनल में है, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि स्टैंडर्ड को उनको सीए फाइनल में डालना चाहिए था, बट ठीक है। एनीवेज, हमने ये रिपोर्ट देखी तो इस रिपोर्ट में हमने देखा क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, इस पर्टिकुलर इंटरनल ऑडिट का। बट इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलूँ
तो और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, काम करके देता है मैनेजमेंट को। ठीक है जी, क्या वो काम हो सकते हैं? गवर्नेंस की बात मैंने आपसे करी, हाँ सर करी। इंटरनल कंट्रोल्स की बात मैंने आपसे करी, हाँ करी। अब एक और होता है रिस्क मैनेजमेंट, जहां पे अलग अलग टाइप के जो रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क होता है, आपका बिजनेस के रिस्क होते हैं, और भी तरीके के जो रिस्क होते हैं, उन रिस्क को मैनेजमेंट जो करती है, इनकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है। और अगर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी नहीं है तो इंटरनल ऑडिटर को बुलाएंगे, भैया हमारे रिस्क सही से मैनेज हो रहे हैं क्या। ठीक है, वो चेक करने के बाद, उनको चेक करने के बाद वो दो चीजों के बारे में बात करते हैं। या तो वो बोलेंगे कि हाँ भाई आपका गवर्नेंस सही है, हाँ भाई आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है, हाँ भाई आपके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से चल रहे हैं। या तो वो ऐसी बात करेंगे, या फिर उनको मैनेजमेंट बोलेगा एक काम करो, आप ये तो करो ही, इस बात की बात तो आप हमसे करो कि अश्योरेंस तो दो ही कि ये सही से काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी हमको बताओ कि इसमें अगर किसी प्रकार की गलती है, किसी प्रकार की कमियां हमने छोड़ रखी हैं, तो व्हाट आर द इंप्रूवमेंट पॉइंट्स, वो भी हमको बताओ। तो वो क्या हो जाते हैं, रिकमेंडेशन, जो कि कौन देता है जी हमको, इंटरनल ऑडिटर देता है। तो दोस्तों क्या मैं ऐसा कह दूं कि इंटरनल ऑडिटर एक हाथ पे अश्योरेंस भी दे रहा है और दूसरे हाथ पे वो हमको इंप्रूवमेंट के लिए पॉइंट भी बता रहा है। और इंप्रूवमेंट के लिए जब हम पॉइंट्स किसी को बताते हैं ना, उसको हम कहते हैं कंसल्टेंसी। क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे, देखिए यहां पे क्या लिखा है, internal audit function performs what? They perform assurance and consulting activities. They perform what? They perform consulting and assurance activities to evaluate and improve the effectiveness of governance, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। किस चीजों के लिए बोला, गवर्नेंस के लिए बोला, रिस्क मैनेजमेंट के लिए बोला, उसके अलावा इंटरनल कंट्रोल के लिए भी बोला। उसको भी एवेल्युएट करो और उस पर जो इंप्रूवमेंट है, आपके रिकमेंडेशंस हैं, वो भी हमको बताओ। तो उससे मैं अपने जो भी ये प्रोसेस हैं, जो भी ये फंक्शंस हैं, इनका इफेक्टिवनेस बढ़ा लूंगा। ऐसा कौन बोल रहा है हमको, मैनेजमेंट कह रहा है। ठीक है, अच्छा अश्योरेंस में क्या होता है, अश्योरेंस में मैं रिपोर्टिंग करता हूं, मैं रिपोर्टिंग करके बताता हूं कि हाँ आपका गवर्नेंस सही है, आपके इंटरनल कंट्रोल सही से डिजाइन है, सही से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन कंसल्टिंग में अलोंग विद द रिपोर्टिंग, हो सकता है अलोंग विद द रिपोर्टिंग ना हो, या फिर अलोंग विद द रिपोर्टिंग हो, लेकिन वहां पे हम सजेशंस और रिकमेंडेशंस देते हैं। तब वो क्या हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है कंसल्टिंग एक्टिविटीज। तो क्या मैं ऐसा कह दूं, क्या मैं ऐसा कह दूं कि जो इंटरनल ऑडिट होता है उसमें सिर्फ इंटरनल कंट्रोल नहीं देखते, हम रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस भी देखते हैं, एवं हम उनको इन सब चीजों के बारे में क्या प्रोवाइड करते हैं, अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर यहां पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन लिखा हुआ है, आप तो इंटरनल ऑडिटर बोल रहे हो। हाँ जी, आपका डाउट बड़ा वैलिड है। दो चीजें दोस्तों, एक होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन और एक होता है इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने कुछ निकाल के रखा है क्या, हाँ ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्या, कुछ की फंक्शंस दिख रहे होंगे आपको, की फंक्शंस ऑफ बिजनेस, ये दिख रहे हैं क्या, ये ऐसे अलग अलग प्रकार के एक बिजनेस के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, प्लानिंग, सेल्स, ऑपरेशन, R&D, कस्टमर सर्विस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, अकाउंटिंग, जिसमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाते हैं इंडस्ट्री में, और ये सारी चीजें होती हैं। ये अलग अलग फंक्शंस हैं एक कंपनी के बिजनेस के। उसी प्रकार से उस कंपनी का एक और फंक्शन होता है जो होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जो कि इनका इंटरनल ऑडिट का काम करते हैं, लेकिन कंपनी की दीवारों के अंदर बैठ के। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन इनका खुद का होता है, किसका, मैनेजमेंट खुद का इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझी कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है सर, इंटरनल ऑडिटर कौन है, इंटरनल ऑडिटर दोस्तों बाहर का बंदा होता है, या फिर अंदर ही कोई बंदा इन लोगों ने एज एन इंटरनल ऑडिटर रख रखा होता है। लेकिन इंटरनल ऑडिट फंक्शन एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो कि इन लोगों ने बना के रख रखा होता है, कहां पे, अपने कंपनी के अंदर ही। ठीक है जी, तो कभी कभी ये लोग क्या कराते हैं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन बना दिया, इंटरनल ऑडिट बाहर किसी फर्म से कराया, ठीक है, मान लो EY से इन लोगों ने अपना इंटरनल ऑडिट कराया, और इंटरनल ऑडिटर का जो रिपोर्ट बन के आता है उसको फिर इंटरनल ऑडिट फंक्शन देखता है और वेरीफाई करता है, और उसके बेस पे आगे क्या एक्शन लेना है वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन डिसाइड करता है। ठीक है जी, तो भैया इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात आप समझे और इंटरनल ऑडिटर की बात भी आप समझ गए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट देना मुझे। ओके कूल, ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या, इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड इंटरनल ऑडिटर दोनों के बीच में भी हल्का सा आपको डिफरेंस समझ गया। ठीक है, इतना बस जानने की जरूरत है। अब हम जरा सा आगे बढ़ जाएंगे, एक बार यहां पे आ जाओ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ एन एंटिटी that performs assurance and consulting activities designed to evaluate,
and improve the effectiveness of the entity's governance, risk management as well as इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस। ठीक है जी, ये मेरी बात बता के हुई आपको इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में। अब देखो, आपने इंटरनल ऑडिट के बारे में सिर्फ इतना सुना होगा कि यार इंटरनल कंट्रोल बस टेस्ट करते हैं, बट अभी आपको पता है कि और भी चीज़ों के बारे में भी काम करता है वो। हाँ करता है। तो देखो वो कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करी है दैट आर रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल में भी सिर्फ वो इतना काम नहीं करता कि कंट्रोल बस डिजाइन जैसा हुआ है उसको बस एक बार चेक कर लिया, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देख ली, दैट्स इट, उतना हमारा काम हो गया। ठीक है, अब एक्टिविटीज दैट आर रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल की और कौन कौन से काम है इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जिसमें ये इन्वॉल्व हो सकता है, कौन, इंटरनल ऑडिटर। जैसे कि पहला बेसिक वाला कि मैं जाऊंगा इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करूंगा। क्या करूंगा, इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करूंगा और उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को मैं इवेल्युएट करूंगा कि कहीं वो सही से ऑपरेशन कर रहे हैं क्या, और अगर नहीं कर रहे होंगे तो फिर मैं उनको इंप्रूवमेंट पॉइंट्स या फिर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करूंगा। तो क्या मैं कह दूं यहां पे मैं अश्योरेंस एंड कंसल्टेंसी बोथ द सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं? हाँ सर, दोनों भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट, इवेल्युएशन ऑफ internal control. The internal audit function may be assigned specific responsibility for reviewing controls, evaluating their operation and recommending improvements thereto. In doing so, internal audit function provides assurance on the control. ठीक है, दूसरी बात, अब इसके अलावा एग्जामिनेशन करना पड़ता है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, दोनों भी टाइप की इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करना पड़ता है जो कि इंटरनल कंट्रोल से क्या हुई, इंटरनल कंट्रोल से जनरेट हुई या फिर उन पे इंटरनल कंट्रोल लगाया गया था, तो मुझे वो इंफॉर्मेशंस को एक बार चेक करना पड़ता है। तो द इंटरनल ऑडिट फंक्शन मे बी असाइंड टू रिव्यू द मीन्स यूज्ड to identify, recognize, measure, classify and report the financial and operating information and to make specific inquiry into individual items including detailed testing of transaction balances and procedures। सर ये तो हम करते हैं। हाँ जी, हम एक्सटर्नल ऑडिटर ऐसा काम करते हैं, हम नंबर्स वगैरह वेरीफाई करते हैं, ट्रांजैक्शंस को डिटेल में देखते हैं, लेकिन ये काम इंटरनल ऑडिटर को भी दिया जा सकता है व्हेन ही इज टेस्टिंग द कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स के केस में जो भी कंट्रोल्स से या जो भी ऐसे सिस्टम्स होंगे जिनसे फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन क्या हो रही होगी, जनरेट हो रही होगी, मुझे उनका रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू द मीन्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, मेजर, क्लासिफाई एंड रिपोर्ट द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिटेल्ड टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंस एंड प्रोसेस। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर एक बात आती है रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेशनल एक्टिविटीज का मतलब होता है मेरा धंधा कैसे चल रहा है, ठीक है, मेरे मशीन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना, मेरे जो लेबर है, मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। इसका रिव्यू भी इंटरनल ऑडिटर कर सकता है। इसमें गवर्नमेंट ऑडिट होता है ना, ऐसा है ना, पीएससी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, वहाँ पे इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी पे हमको ओपिनियन देना पड़ता है। सेम वे यहाँ पे बोला है आपको इकोनॉमी, एफिशिएंसी एवं इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। और आखिरी एक और पॉइंट है रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस और अदर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट जो होती है उनसे कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए, चेक करने के लिए भी इंटरनल ऑडिटर को लाया जा सकता है। तो इससे एक बात साझा हो गई कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन को इवैल्यूएट करने का काम नहीं होता इंटरनल ऑडिटर का, और भी काम होता है। जो इन्फॉर्मेशन उससे जनरेट हुई उस पर आप डिटेल टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, वो भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है जी, तो एक बात बताओ, अगर इंटरनल ऑडिटर ये सब काम करेगा तो क्या ये काम मुझे भी करना है? ये काम तो एक्सटर्नल ऑडिटर मैं भी करता हूँ ऐसा कुछ काम, लेकिन अगर ऐसा काम इंटरनल ऑडिटर ने भी किया होगा, इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने या फिर इंटरनल ऑडिटर ने भी किया होगा, तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि सिंस इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने ये सारे काम कर रखे हैं तो क्यों डुप्लीकेशन ऑफ वर्क करना है? उसने ऑलरेडी कर रखे हैं ना, तो मैं उस काम का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इसी वजह से स्टैंडर्ड को बनाया गया। द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड इज नाउ क्लियर टू यू, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, मैंने आपको नाम समझा दिया, नाम ऐसा क्यों रखा गया स्टैंडर्ड का। ठीक है जी, अब ये 4 पॉइंट्स अगर आपको याद रखने हैं तो आप इसको कैसे याद रखोगे? पहला पॉइंट कंट्रोल्स की बात करता है प्योरली, दूसरा पॉइंट आपसे इंफॉर्मेशन एंड डेटा की बात करता है, तीसरा पॉइंट आपसे एक्टिविटीज की बात करता है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज की, और चौथा पॉइंट आपसे कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड अदर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग द डायरेक्टिव्स एंड अदर इंटरनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपका कंप्लायंस वाला पार्ट हो जाता है। तो CACI, काकी करके आप इसको याद रखेंगे, CACI, C फॉर कंट्रोल, A फॉर एक्टिविटीज, देन C फॉर कंप्लायंस एंड I फॉर इंफॉर्मेशन एंड डेटा।
ऐसे करके आप ये 4 पॉइंट्स याद रख सकते हो, ठीक है। हो सकता है ऐसे ऐसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले, बट बहुत कम चांसेस हैं, बट स्टिल इसको हमने समझ लिया। आई होप हमें ये मेमोराइज भी हो गया होगा, इसको 2-3 बार और रीड करना हो जाएगा। कूल। चलो, क्या है मेमोरी टेक्निक दोस्तों? काकी, CACI, कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, कंप्लायंस के बारे में बात करेंगे, और देन लास्ट वाला इन्फॉर्मेशन एंड डेटा। कौन सा इन्फॉर्मेशन डेटा? फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेटा। अब जरा सा मेरे साथ आगे आ जाओ, जरा सा मेरे साथ आगे आओ, ठीक है। अब एक्सटर्नल ऑडिटर में यूज वर्क ऑफ द फंक्शन, किस किस टाइप के पर्पस के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, वो यहां पे लिखे हुए हैं। यूज ऑफ द फंक्शन फॉर पर्पस ऑफ द ऑडिट इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। किन किन चीजों में वो काम में ले सकता है, ठीक है जी। देखिए, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू द एक्सटर्नल ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब रिस्क असेसमेंट के केस में भी कोई इन्फॉर्मेशन उसको ऐसी लगती है जो मुझे इंटरनल ऑडिट फंक्शन से मिल सकती है, तो वो उसका काम इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है, उससे ले लेगा वो इन्फॉर्मेशन। कूल। दूसरी बात, टू यूज द वर्क that has been performed by the internal audit function during the period in partial substitution for audit evidence to be obtained directly by the external auditor, मतलब जो काम ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर ने कर रखा है, they have been to use the work that has been performed by the internal audit function during the period in partial substitution for audit evidence to be obtained by the external auditor। external auditor को जो audit evidence लेके आना है, उसके पार्शियल सब्स्टिट्यूशन में वो किसका काम इस्तेमाल कर सकता है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, जो कि उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। या फिर दे में यूज इंटरनल ऑडिटर्स टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसेस अंडर डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ऑफ द ऑडिटर। इसको क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है, दोस्तों ध्यान से मुझे सुनो, यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में वो कह रहा है, मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन के द्वारा किया गया जो काम है, उस काम को I am using, so I am using the work of internal audit function, but right, using the work of internal audit function, but in the third point they say, in the third point they are saying that यहां पे हम इंटरनल ऑडिटर्स को ही यूज करेंगे टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। उनका काम नहीं, इंटरनल ऑडिटर्स जो है उनको ही इस्तेमाल करेंगे टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर इन द डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ अस, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर। और जो ये तीसरा वाला पॉइंट मैंने बोला ना, इस वाले पॉइंट में कहा जाता है जो ये काम है दैट यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑडिट प्रोसेस, इस काम को हम कहते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। वो हमको एक्सटर्नल ऑडिटर को डायरेक्टली असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मदद प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो ये 3 चीज़ों में इंटरनल अपने को बताया कि स्टैंडर्ड जो होता है 610, इसमें एक्सटर्नल ऑडिटर किस किस तरीके से इंटरनल ऑडिट फंक्शन या फिर इंटरनल ऑडिटर को इस्तेमाल कर सकता है। पहला, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरे वाले में बात करी किसकी? टू यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, he has already performed the work। then थर्ड वाले में हमने क्या बोला? थर्ड वाले में हमने बोला टू यूज द इंटरनल ऑडिटर इटसेल्फ टू perform certain audit process in the direction supervision and review of the external auditor, and for that there's a good name, direct assistance। ठीक है जी, चलिए तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से दोस्तों? रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, यूजिंग द वर्क एंड डायरेक्ट असिस्टेंस। सो दिस इज अबाउट द पॉइंट्स वेयर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन और इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड। ठीक है जी, अब जरा मेरे साथ थोड़ा सा और आगे आ जाओ। ये पैराग्राफ अभी छोड़ दो, ये हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर के। ठीक है जी, अब देखो, सिंस एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिटर का काम इस्तेमाल कर सकता है और उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस भी इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन का सिर्फ एग्जिस्ट करना या फिर इंटरनल ऑडिटर का सिर्फ एग्जिस्ट करना ही काफी है, या फिर इंटरनल ऑडिट फंक्शन सर होना भी चाहिए और इंटरनल ऑडिटर का काम में इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए, काम में डायरेक्ट असिस्टेंस में भी ले रहा हूं, तब उसी केस में मुझे क्या लगाना है? ऐसे 610 लगाना है। अदरवाइज अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, इंटरनल ऑडिटर है, कोई बात नहीं, अगर मैं उसका काम ही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, अगर मैं उनका डायरेक्ट असिस्टेंस इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो उस केस में मैं ऐसे 610 नहीं लगाऊंगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव है, when the auditor has decided to use the work of the internal audit function or to obtain the direct assistance from the internal auditor, तो भैया उसको डिटरमाइन करना है whether the work of the internal audit function can be used, if he is using the work, in that case whether the work is
एडुकेट और नॉट, क्या वो वर्क जो है हमारे पर्पस के लिए, पर्पस ऑफ ऑडिट के लिए एडुकेट है या फिर नहीं है, एंड वेदर द डायरेक्ट असिस्टेंस कैन बी यूज्ड, एंड इफ डायरेक्ट असिस्टेंस इज बीइंग यूज्ड इन दैट केस, whether the internal auditor can be used for the direct assistance. If yes, in that case you will have to provide them direction, supervision and as well as review. इतनी बात समझी क्या? ठीक है। अब अगर इन दोनों भी चीज़ों पे आपका यस है कि हाँ भाई हम तो इस्तेमाल करने वाले हैं काम इनका, या फिर हम इनसे डायरेक्ट असिस्टेंस लेने वाले हैं, तो उस केस में आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा किन एरियाज में काम इस्तेमाल करोगे, इन विच एरियाज यू आर गोइंग टू यूज द इंटरनल ऑडिटर एंड इन विच एरियाज यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, एंड द सेकंड वन इज अबाउट टू व्हाट एक्सटेंट, कितना इस्तेमाल करना है और किस काम में इस्तेमाल करना है। ये दोनों भी सवाल आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर एज पर एसए 610 when he is using the work of internal audit function or planning to use internal auditors to provide direct assistance. Those are to determine whether work of the internal audit function or direct assistance from internal auditor can be used, and if so, in which areas and to what extent. If using the work of internal audit function, in that case we have to determine whether the work is adequate for the purpose of audit, and the third one was about to what if using internal auditors to provide direct assistance to appropriately direct, supervise and review the work. किसका काम रिव्यू करना, डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, इंटरनल ऑडिटर का काम, जो कि हम उनको बता रहे हैं कि आपको क्या परफॉर्म करना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, ठीक है जी। चलिए अब इस बात को ध्यान रखो, इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, आ जाओ जरा यहाँ पे, ठीक है। ये चार्ट आपको यहाँ पे देखना है। टू इवेल्यूट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कि भैया इनका काम हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, वेदर वी कैन यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन और नॉट, ये बात हमको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं व्हेन आई एम यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और इंटरनल ऑडिट फंक्शन कहां पे है सर? इंटरनल ऑडिट फंक्शन कंपनी के अंदर है। वो इतने सारे फंक्शन हमने बताए थे, तो कंपनी के अंदर है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो उस केस में अगर मैं उसका काम इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ चीजों को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वेदर आई कैन यूज हिज वर्क और नॉट, इंटरनल ऑडिट फंक्शंस वर्क और नॉट, मुझे कुछ चीजों का इवेल्युएशन करना पड़ेगा। व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? पहली चीज है whether the organizational status and relevant policies and procedures. ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस का मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन में वो किस लेवल पर है, या फिर वो किसको रिपोर्ट करता है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो भी काम करता है इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड, उसकी रिपोर्टिंग वो किसको करता है। अगर वो कोई ऐसे बंदे को करता होगा, जो बंदा मतलब मान लीजिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है, ठीक है, वो एक ऐसे एक्टिविटी के ऊपर इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर रहा है, कुछ कंसल्टिंग कर रहा है या फिर अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर जो बंदा बैठा हुआ है वो बंदा उसका कुछ तो सैलरी वैलरी डिसाइड करता है, तो उस केस में क्या उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे इम्पैक्ट आएगा। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या? टू एक्ट विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड बायसेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसेस दैट सपोर्ट्स द objectivity, to what extent they are supporting the objectivity, that is to act without any bias or conflict of interest or any undue influence. पहला पॉइंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, क्या उनके पास रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स हैं वो परफॉर्म करने के लिए काम। whether they follow the systematic and disciplined approach. Systematic and disciplined approach मतलब क्या होता है? उसका जो काम है सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म करता है और एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करता है, मतलब एक प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाई, जैसे हम ऑडिट करते हैं ना, उसी प्रकार से वो भी अपनी स्ट्रेटजी प्लान बनाते हैं और उसी प्रकार से क्या काम करते हैं, इंक्लूडिंग द क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पे एक होता है इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 होता है ना SQC1, SA220। SA220 किस पे लगता है? क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऑडिट पे लगता है। SQC किस पे लगता है? सभी एंगेजमेंट्स पे लगता है। कौन से? रिव्यू वाले, अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये सारे जो होते हैं सब पे लगता है। लेकिन जब इंटरनल ऑडिटर को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा क्या उनके साइड पे भी कोई ऐसा स्टैंडर्ड है क्वालिटी कंट्रोल का जिसको वो फॉलो करते हैं। हमारे लिए क्या है? SQC है, उनके लिए भी कुछ तो होगा, तो वो फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करते हैं इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल और नॉट, ठीक है जी। सो इफ इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, अगर ये जो तीन चीजें हैं, अगर उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस की वजह से ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस में लैक है थोड़ा सा, या फिर सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो नहीं करते, इन दैट केस you should not use the work of internal audit function.
वर्क शैल नॉट बी यूज्ड। ठीक है, ये पॉइंट्स 3 है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑडिट बाय इवेल्यूटिंग द फॉलोइंग। कौन सी 3 चीजें फॉलो करनी है हमको? ये 3 चीजें फॉलो करनी है। द एक्सटेंट टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, organizational status as well as relevant policy and procedures supports the objectivity of the internal auditors. दूसरी बात, the level of competence of the internal audit function and whether the internal audit function applies a systematic and disciplined approach in including the quality control. तो ये 3 पॉइंट्स मेरे ये बता के हो गए। इनको याद कैसे रखना, अगर मेमोरी टेक्निक चाहिए तो ओला। ठीक है, ओला की गाड़ियाँ अच्छी नहीं बन रही हैं, वो जो अपनी वो स्कूटी बनाते हैं वो सही नहीं बन रही है, तो उनको क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने की जरूरत है क्या? हाँ, तो ओला 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 उसे क्या ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रेलेवेंट पर्पस, एल से क्या लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ए से क्या आपका अप्रोच, तो सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। और ये सारी चीजें अगर मौजूद नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूंगा? आई विल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल फंक्शन। ये बात कहाँ लिखी है सर? यहाँ आओ जरा मेरे साथ, यहाँ आओ। The external auditors shall not use the work of internal audit function if the external auditor determines that organizational status or relevant policy and procedures do not adequately support the objectivity, or there is a lack of competence, or the function does not apply a systematic and disciplined approach including the quality control. तो इसमें हम यूज नहीं करेंगे इनके काम को। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक? कूल। चलो अब जरा सा मेरे साथ आगे आ जाओ, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे। चलो जी, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, ये पार्ट है यहाँ से, यही से सीए फाइल में भी डाला है, यहाँ पे भी डाल के दिया है, तो कोई भरोसा नहीं कहाँ से पूछेंगे, तो इस वजह से इसको देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। चलो, यूजिंग द वर्क, अभी तक मैंने बेसिक क्लियर कर लिया अपने। अब मैं आ रहा हूं किस बात पे? अब मैं आ रहा हूं कि जब हम एक्चुअली काम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं अबाउट ओनली यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड नॉट द डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर। राइट नाउ वॉट एवर आई टॉक, आई विल बी स्पीकिंग ओनली अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ठीक है, चलो, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन की जब हम बात करें तो इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल, कौन सी चीजों पे ध्यान देगा वो? इफ ही प्लान्स टू यूज द वर्क, इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल हैव टू डिस्कस द प्लान्ड यूज ऑफ इट्स वर्क। इट्स वर्क मतलब इंटरनल ऑडिटर फंक्शन का वर्क, आप उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहते हो, उसका जो आपका प्लान है वो आप उसको बताओगे। वो आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपका काम हम किस पर्पस के लिए, किस वजह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। व्हाट इज द प्लान? डिस्कस द प्लान्ड यूज ऑफ इट्स वर्क एंड दिस हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज। रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज मतलब क्या भाई? टाइम टेबल डिसाइड करना कि आपने जो वर्क पेपर्स बनाए होंगे आप वो मुझे दे देना। कौन देगा? इंटरनल ऑडिट फंक्शन। यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की बात नहीं हो रही है। इंटरनल ऑडिटर अगर एक्सटर्नल वाला है तो वो अपने वर्क पेपर तो मुझे दिखाएगा ही नहीं। इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो वो हो सकता है अपना जो काम है वो मुझे दिखा दे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? कोऑर्डिनेट करूंगा रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज उनके साथ में। ठीक है जी, तो वो मुझे बताएंगे कि भैया हम कब आपको अपने वर्क पेपर दिखा सकते हैं। ठीक है, हम कब आपको अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं, कब हम आपके साथ बैठ कर डिस्कशन कर सकते हैं, ये किस प्रकार का काम हमने किया है। ठीक है, आपके काम में किस प्रकार से ये मदद कर सकता है। ये सारी जो बातें हैं ये इस पॉइंट में कवर्ड है। डिस्कस द प्लान्ड यूज ऑफ इट्स वर्क एंड कोऑर्डिनेटिंग रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, दूसरी बात, अब इतना मैंने प्लानिंग कर ली। अब इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने बोला ठीक है अभी के लिए आप हमारे रिपोर्ट्स लेकर चले जाओ, अभी के लिए आप हमारे रिपोर्ट्स लेकर चले जाओ। तो अब रिपोर्ट्स हमारे पास आ गए तो रिपोर्ट्स पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, टू रीडिंग द रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर रिलेटिंग टू द वर्क दैट ही इज प्लानिंग टू यूज। जो भी प्लान करना, काम इस्तेमाल करने का आप सोच रहे हो, उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? रीड करना पड़ेगा। और तीसरा पार्ट इज परफॉर्मिंग द सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स। अब रिपोर्ट पढ़ ली, अब हमें उनके काम के बारे में पता चला होगा, वो अपने जो उसने काम करके रखा होगा वर्क पेपर वगैरह वो दिखाएगा। कौन? इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अंदर वाला जो फंक्शन है इनका, वो मुझे वर्क पेपर वगैरह अपना दिखा रहा है, स्क्रीन पर रिव्यू करवा रहा है। तो उसके काम को मैं क्या करूंगा? उस पर कुछ सफिशिएंट ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके उसके काम को क्या करूंगा? चेक करूंगा टू डिटरमाइन इट्स एडुकेसी। उसकी एडुकेसी को डिटरमाइन करने के लिए कि मेरे पर्पस के लिए ये जो इसने काम कर रखा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, मान लीजिए उनने किसी इंटरनल कंट्रोल पे काम किया था रिलेटिंग टू पेरोल। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल पे काम किया था रिलेटिंग टू पेरोल, और उन्होंने पेरोल पे इंटरनल कंट्रोल के कुछ बेसिक से ऑपरेशनल टाइप के कंट्रोल्स पे काम किया था। लेकिन मी बीइंग अ एक्सटर्नल ऑडिटर, स्टेट ऑडिटर,
मुझे ऐसे कंट्रोल्स के बारे में जानना है जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्टली। लेकिन इन्होंने उस टाइप के कंट्रोल पे काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ ऑपरेशनल कंट्रोल्स पे काम किया। तो क्या मैं इनका काम इस्तेमाल कर सकता हूं? वुड दैट वर्क बी एडुकेट फॉर माई पर्पस? What is my purpose? I want to obtain evidence about the operating effectiveness of the controls on the payroll that are impacting the financial reporting. लेकिन इन्होंने काम किस पे किया है? इन्होंने काम किया है ऑपरेशनल कंट्रोल्स पे, नॉट द फाइनेंशियल कंट्रोल। तो उस केस में मेरा काम एडिकेट, उनका काम एडिकेट होगा क्या हमारे पर्पस के लिए? सर नहीं होगा। तो दैट्स वाई वी हैव टू डू दिस प्रोसीजर। ठीक है, नाउ हाउ कैन यू रिमेंबर दिस? These 3 points: discuss the planned use of its work, read the reports of internal auditor, perform sufficient audit procedure on the work to find out whether it is adequate. Discuss the planned use of its work with the function as a basis for coordinating their respective activities. Read the reports of the internal audit function relating to the work of the function that the external auditor plans to use to obtain an understanding of nature and extent of audit procedure it performed and the related findings. कि आपने क्या procedures perform किए, ठीक है, उसमें आपको फाइंडिंग्स क्या मिले, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या था, ये सारी चीजें जानने के लिए। तीसरा वाला, टू परफॉर्म सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर ऑन द बॉडी ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट ही प्लान्स टू यूज टू डिटरमाइन इट्स एडुकेसी फॉर द पर्पसेस ऑफ द ऑडिट। ठीक है जी, तो ये बातें हो गई मेरी 3 बता के। अगर आपको मेमोरी टेक्निक से इसको याद रखना है तो ऐसे याद रखोगे, रेडी पैडी। Ready, Paddy is the memory technique for this. Ready, Paddy. By RE, I means reading the reports of internal auditor. By DI, I means discussing the planned use of its work. By Paddy, I means performing what? Performing the sufficient audit process. तो Paddy में से मैंने कितना लिया? PE लिया। P से क्या अपना perform sufficient audit process। मैंने Paddy इसलिए लिखा ताकि वो आपका राइम हो, Ready, Paddy, है ना? ठीक है, तो ऐसे आप 3 पॉइंट्स याद रख सकते हो, बाकी ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट टॉपिक गाइस, चेक इट ऑन। क्या देखना है हमको? हम अब देखने वाले इवेल्युएटिंग द इंटरनल, सॉरी ये हो गया क्या हमारा? हाँ ये वाला हो गया, आई एम सॉरी। हाँ चलो ये करते हैं, डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जो कि स्क्रीन पे आपके इस वक्त लगा हुआ है। ठीक है जी, तो भैया मुझे यहाँ पे जब मैं कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहा था, डिस्कसिंग द प्लान यूज ऑफ इट्स वर्क वाले में, तो उसी की बात यहाँ पे थोड़ा डिटेल में करी है कि मैं उससे सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं उससे कोऑर्डिनेशन करना चाह रहा हूँ। तो कौन कौन सी बातें मुझे उससे क्या करनी चाहिए, उसके साथ एड्रेस करनी चाहिए, डिस्कशन क्या करना चाहिए। जैसे कि आपका टाइमिंग ऑफ वर्क क्या है, आपने जो प्रोसेस परफॉर्म किए, मान लीजिए आपने पेरोल के कंट्रोल पे काम किया, तो वो काम आपने कब किया था? ठीक है, मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक है, आपने काम आखिरी किया था मई या जून में, लेकिन मैं आज बैठा हूं इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए सारे साल भर के, तो क्या बहुत सारे महीने छूट जाएंगे जहां पे आपने काम नहीं किया? हाँ नहीं किया, तो उस केस में मैं क्या काम को इस्तेमाल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। सो टाइम जो है वो मुझे एड्रेस करना पड़ेगा। दूसरी बात, नेचर ऑफ वर्क क्या है? नेचर ऑफ वर्क मतलब क्या कि भैया आपने कंट्रोल्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो, हमने देखा था ना ऑपरेशनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपने उसको इवेल्युएट किया है या फिर आपने कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट किया है, तो दैट इज द नेचर ऑफ द वर्क। देन आता है एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज, आपने किस एक्सटेंट तक कवरेज किया है। मुझे सारे कंट्रोल्स के बारे में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे एविडेंस चाहिए, आपने सिर्फ ऑपरेशनल कंट्रोल्स पे किया है, तो आपने फाइनेंशियल कंट्रोल्स छोड़ दिए क्या? हाँ छोड़ दिए, तो दिस इज योर एक्सटेंट ऑफ द कवरेज। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मटेरियलिटी के बारे में हम बात करेंगे, and then we will talk about the documentation of the work performed and method of item selection and sample sizes, कैसे आपने आइटम सैंपल सेलेक्ट किए, कैसे आपने पॉपुलेशन डिफाइन किया, तो वो सब बातें हम एड्रेस करते हैं इन द वेरी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, चलो तो क्या है, टाइमिंग की बात करी, नेचर की बात करी, मटेरियलिटी की बात करी, एक्सटेंट की बात करी, डॉक्यूमेंटेशन की बात करी और सैंपल साइज की बात हमने यहाँ पे करी। तो इसको याद रख लो आप, मैन डॉक्यूमेंट सैंपल टाइमिंग, मैन डॉक्यूमेंट द सैंपल टाइमिंग, कम ऑन मैन डॉक्यूमेंट द सैंपल टाइमिंग, सैंपल का टाइमिंग डॉक्यूमेंट करो। ठीक है, ब्लड सैंपल लेते हैं ना हॉस्पिटल में, तो वो टाइम भी उनका रिकॉर्ड होता है, कब ब्लड सैंपल कितने बजे लिया एंड ऑल वो रिकॉर्ड होता है। तो मैंने बोला मैन प्लीज रिकॉर्ड द टाइमिंग, प्लीज डॉक्यूमेंट द टाइमिंग ऑफ द सैंपल। सो मैन डॉक्यूमेंट सैंपल टाइमिंग। व्हाट डू आई मीन बाय एम? एम फॉर मटेरियलिटी, E for extent, N for nature, document means documentation, sample means sample sizes, timing means timing of such work. Cool. चलो यहाँ से ऐसे ही ना एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। आ जाओ जरा सा आगे आ जाओ मेरे साथ। ये वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है क्या? हाँ, जरा ये देखो
कि कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव कब नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव कब नहीं होगा ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव होगा कब। अगर ये पता ही कोऑर्डिनेशन कब इफेक्टिव होगा, जो ऊपर हम करना चाह रहे थे कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, वो इफेक्टिव कब होगा ये जानना जरूरी है, ताकि हम ये जान सकें कब इफेक्टिव नहीं होगा। तो देखिए ये पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये पॉइंट्स अगर मौजूद हैं तो आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इनका क्या है, इफेक्टिव है बिटवीन इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड द एक्सटर्नल ऑडिटर। पहला, इनके डिस्कशंस हो रहे हैं एट द एप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे डिस्कशंस इनके हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, तो उनसे अगर कोई काम में इंटरनल फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें कोई बातें हैं जो मुझे कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो मुझे बताएगा, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे उसको बतानी है तो वो बातें मैं उसको बताऊंगा। तो बातों का जो शेयरिंग होता है, मतलब डेटा शेयरिंग जो होती है, मैं उन्हें बता रहा हूँ, वो मुझे जो बता रहे हैं उनको क्या मैं ऐसा बोल दूं कि वो सिग्निफिकेंट मैटर्स ही बताएंगे, कि हर बात मुझे बताएंगे छोटी छोटी, नहीं, सिर्फ सिग्निफिकेंट मैटर के लिए ही हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो एप्रोप्रिएट इंटरवल्स पर मेरे डिस्कशंस होने चाहिए किस चीजों के बारे में, अबाउट द सिग्निफिकेंट मैटर्स। द एक्सटर्नल ऑडिटर इन्फॉर्म्स द इंटरनल ऑडिट फंक्शन अबाउट द सिग्निफिकेंट मैटर्स, देन the external auditor is being informed of any significant matters that come to the attention of the internal audit function। तो दोनों भी एक दूसरे को क्या बता रहे हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स बता रहे हैं। और एक तीसरा पॉइंट अपना क्या था, तीसरा पॉइंट, डिस्कशन हैज टू बी टेकन एट द एप्रोप्रिएट इंटरवल्स। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा इफेक्टिव हो जाता है। तो पहला पॉइंट है एप्रोप्रिएट इंटरवल्स पर डिस्कशन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि सिग्निफिकेंट मैटर हैज टू बी इन्फॉर्म टू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सिग्निफिकेंट मैटर दैट इज नोन टू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। एक बार मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 77 पर आएंगे, बॉयज एंड गर्ल्स। देखो ये क्वेश्चन ये रहा, मई 2024 में ये सवाल को पूछा गया। यहां पे देखो पूरी कहानी लिखने के बाद लास्ट में उन्होंने क्या लिखा, इन ऑर्डर टू एंश्योर इफेक्टिवनेस व्हाट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन। कैसा सिस्टम होना चाहिए ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन कब बनता है, जब वो 3 पॉइंट्स मौजूद हो। तो वही मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, using the work of internal auditor as per SS 610, coordination between external auditor and the internal function is effective when, for example, discussions take at appropriate intervals throughout the period, external auditor informs the internal audit function of significant matters, and external auditor is be informed about the significant matters that come to the attention of the function when such matter may affect the work of the external auditor। ये सब बातें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आप सभी को बताया, बाकी आप इसको रीड कर लेना एक बार। ठीक है, चलो कूल, इतनी बात समझ गई क्या? Are we on the same page till now? Okay, cool. चलो, अब स्क्रीन पे आपको कुछ 5 चीजें दिख रही हैं, 5 शब्द आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। These are the things that talks about कि भैया कहां पर हम काम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन का। मैंने आपको बोला था कि मुझे पेरोल के कंट्रोल्स पे क्या चाहिए था, पेरोल के कंट्रोल्स में मुझे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का एविडेंस चाहिए था। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि मैं इंटरनल ऑडिटर का जो काम, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का जो काम है वो इस्तेमाल कर लूंगा। तो क्या मैं कह दूं कि मैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता हूं, इनके काम का इस्तेमाल कर सकता हूं? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात मुझे ये बताओ, क्या ये लोग सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल्स पे ही काम करते हैं या फिर दूसरी चीजों में भी काम करते हैं? सर ये लोग तो वो डिटेल टेस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन भी करते थे जो आपने स्टार्टिंग में बताया था। हाँ दोस्तों, डिटेल टेस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन भी करते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह दूं ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी परफॉर्म करते हैं? और टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते हैं। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए भी मैं इनका काम इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऐसे होने चाहिए जिनमें लिमिटेड जजमेंट लगता हो। क्या लगता हो? लिमिटेड जजमेंट लगता हो, जजमेंट ज्यादा लगाने की जरूरत ना हो। ऐसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, इन्वेंट्री काउंट करते हैं, क्या करते हैं? इन्वेंट्री काउंट, जाना है, देखना है, काउंट करना है। इस काम में ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, और मान लो मेरी इन्वेंट्री भी काफी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है। ठीक है, ज्यादा कोई कस्टमाइज इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, एक ही टाइप के डब्बे हैं, एक डब्बे में 100 प्रोडक्ट भरे हुए हैं, और ऐसे सील्ड पैक डब्बे पड़े हुए होते हैं वेयर हाउस में, वो जाके काउंट करने हैं। अगर इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी काउंट करे होंगे तो क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? सर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो इस केस में क्या मैं इन्वेंट्री काउंट की ऑब्जर्वेशन में उसका काम इस्तेमाल कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक क्लरिकल सा थोड़ा सा कुछ काम रहता है, ठीक है, जहां पे कोई आपके पास
एक डेटा है जहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और उन ट्रांजेक्शन्स को आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जाके चेक करना है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम में इनके अगेंस्ट जर्नल एंट्री क्या थी, जर्नल एंट्री नंबर क्या था, डेट क्या थी, ये सारी चीज़ें ट्रेसिंग आपको करनी है। तो ये ट्रेसिंग का काम अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने ऑलरेडी कर रखा है तो क्या मैं उसमें उसका काम इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकता हूँ, ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और एक और एग्जाम्पल, कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। लॉज एंड रेगुलेशन या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अगर कंप्लाई करना है उस पर अगर इन लोगों ने काम किया है तो वहां पर भी मैं काम इस्तेमाल कर सकता हूं। ये लिखे हैं वो पांचों के पांचों पॉइंट्स। क्या है जी? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, substantive process where there is limited judgment involved, inventory counts, tracing the transaction from information systems and compliance testing। 5 पॉइंट्स मैंने आपको बोले, वो 5 के 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, substantive process involving limited judgment, observations of inventory counts, tracing the transactions through information system, testing of compliance with regulatory requirements। ठीक है जी, 5 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल दे के अपने को याद हो गए। अब अगर आपको मेमोरी टेक्निक चाहिए तो ये है मेमोरी टेक्निक। क्या लिखा है? सॉटी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी सॉटी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला सॉटी नहीं, यहां पे SOTI वाला सॉटी बोल रहा हूं मैं। सॉटी को क्या? सॉटी को सॉटी को। एस से आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ओ से आपका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, टी से आपका ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शंस, आई से आपका इन्वेंट्री काउंट्स, को से आपका कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, चलिए ठीक है, चलो आ जाओ जरा सा आगे। इतनी बात आपको समझ गई है, ठीक है। हम काम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन हमको करना है और हमको डिस्कशन कोऑर्डिनेशन रखना है, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन हमारा इफेक्टिव कैसे होगा ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। और यूज़ करने से पहले, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का इस्तेमाल करने से पहले कुछ 3 चीज़ें हमको एवेल्यूएट करनी पड़ती हैं। कौन सी? हमने क्या में टेक्निक दी थी? ओला में क्वालिटी कंट्रोल। तो ओ से अपना क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ये देखना पड़ता था। फिर अपना एल से क्या? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और ए से क्या देखते थे? अप्रोच, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करते हैं या नहीं करते। वो मौजूद नहीं होती तो हम काम इस्तेमाल नहीं करेंगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, ठीक है। फिर हमने देखा कि कहाँ पे इनका काम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम कम इस्तेमाल होना चाहिए। कैसा कम इस्तेमाल होना चाहिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ऊपर अपन जब ये टॉपिक पढ़ रहे थे ना, कहाँ पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट आया था, पॉइंट नंबर 2, सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट। मतलब जहाँ पे ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व हुआ, सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हुआ, क्या वहां पे मैं काम इस्तेमाल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। क्या लिखी है? द ऑडिटर शेल प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क ऑफ द फंक्शन एंड परफॉर्म मोर ऑफ द वर्क डायरेक्टली। इफ ज्यादा काम खुद से डायरेक्टली करो, इफ दीज कंडीशंस आर देयर, ठीक है। इफ मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व, ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है। ज्यादा जजमेंट कहां पे इन्वॉल्व होता है? जब 315 में आप रिस्क असेसमेंट करते हो, बहुत ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व होती है। आप एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग डिसाइड करते हो, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स मुझे देखने हैं। आप टाइमिंग डिसाइड करते हो प्रोसेस की, इसमें भी जजमेंट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आप जब सैंपल साइज आपने निकाला, आपने ऑडिट एविडेंस उससे जो ऑप्टिन कर लिया, अब ऑडिट एविडेंस को आपको क्या करना है? इवेल्युएट करना पड़ेगा। इवेल्युएट करने के बाद मैं क्या ड्रॉ करता हूँ? कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ। तो जो भी उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना है वो मुझसे कैसे आ रहा है? बाय डूइंग द इवेल्युएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस। तो वो भी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट लगता है, मोर जजमेंट इन्वॉल्व रहता है। तो क्या उस केस में मैं इंटरनल फंक्शन का काम इस्तेमाल करूंगा? सर नहीं करूंगा। तो द मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व किस किस चीज में? in planning and performing relevant audit procedure and evaluating the audit evidence gathered। तो वहां पे मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा इनका काम। दूसरा, हायर द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, जहां पे हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हो, या फिर लेस द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस सपोर्ट्स द ऑब्जेक्टिविटी और लोअर द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। जहां पे उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस क्या करता हो? सपोर्ट कर रहा है बट कम सपोर्ट कर रहा है। लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस जो है वो है उसके पास बट लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, तो उस केस में भी मैं उसका काम इस्तेमाल नहीं करूंगा। और ये जो चीजें होती है ना, इसमें लगता है क्या दोस्तों? प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें लगता है प्रोफेशनल जजमेंट। क्या लगता है? प्रोफेशनल जजमेंट। कोई स्टैंडर्ड ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो फॉलो करके आप पता करोगे कि कौन सा काम इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है। वो सिर्फ एक प्रोफेशनल जजमेंट होता है, उसके बेस पर आप डिसाइड करते हो कि भैया मुझे काम इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना। तो रियल लाइफ में इनके अलावा, प्रैक्टिकल लाइफ में इनके अलावा भी कई सारे कंसिडरेशंस होते हैं जो कि टेक इनटू अकाउंट टू डिसाइड वेदर और नॉट वी हैव टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन और नॉट, ठीक है। चलो, तो कौन कौन सी 4 चीजें जहां पे हम काम इस्तेमाल कम करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सटर्नल ऑडिटर शेल डायरेक्टली परफॉर्म मोर वर्क बाय
हिमसेल्फ, वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट जजमेंटल वर्ड। ठीक है सर, अब कौन से 4 पॉइंट्स हैं जहां पे मैं काम इस्तेमाल कम करूंगा, कैसा, लेस वर्क इस्तेमाल करूंगा ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कि हमारा उन पे क्या ना हो, हमारा उन पे अनड्यू रिलायंस ना हो, उसके लिए सर यहाँ पे मोर जजमेंटल मोड है प्लानिंग परफॉर्मिंग में या फिर एवेल्यूटिंग द ऑडिट एविडेंस में। दूसरा पॉइंट जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है। और तीसरा जो इनका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस है, रेलेवेंट पॉलिसी इन प्रोसीजर, द लेसर दे सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। और लास्ट वाला क्या है, लोअर द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो ऐसे में हम कम काम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा यूजिंग द वर्क वाला पार्ट आपको बता के हुआ। ठीक है, इतनी बात अभी तक क्लियर है क्या? ठीक है जी, चलो अब जरा सा मेरे साथ आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे दोस्तों डायरेक्ट असिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट असिस्टेंस की। ऑब्जेक्टिव्स जब हम देख रहे थे तो हमने वो 3 चीज़ों के बारे में देखा था ना, 3 चीज़ें, कि मैं किस किस चीज़ों के लिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, इंटरनल ऑडिटर को इस्तेमाल करता हूँ। सर मैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के लिए जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए पड़ेगी असेसमेंट के लिए, उसके लिए। और फिर मैं यूज कर सकता हूँ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, या फिर आई कैन यूज द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड अस द डायरेक्ट असिस्टेंस अंडर आर डायरेक्शन, अंडर आर सुपरविजन, अंडर आर रिव्यू। तो अब बात करेंगे हम डायरेक्ट असिस्टेंस की, कि जब इंटरनल ऑडिटर हमारी उंगलियों पर नाच रहे हैं, सॉरी आई रिस्पेक्ट इंटरनल ऑडिटर्स, ये मैंने थोड़ा मोटिवेटेड होकर बोल दिया, ऐसा उत्तेजित होकर बोल दिया, एक्साइटेड होकर बोल दिया, बट वी ऑल शुड रिस्पेक्ट इंटरनल ऑडिटर्स। वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर्स की बहुत मदद करते हैं। ठीक है जी, उनकी वजह से कभी कभी एक्सटर्नल ऑडिटर का काम बहुत कम हो जाता है, बिकॉज ये लोग पहले आके ही बता देते हैं कंपनीज को कि अरे भाई तुम यहाँ पे सही काम नहीं कर रहे हो, ये इसको सही करो वरना एक्सटर्नल ऑडिटर आके बजाएगा तुम्हारी, है ना। तो वैसा ये सीन हो जाता है ना। तो अब बात करेंगे डायरेक्ट असिस्टेंस की। ठीक है जी दोस्तों, डायरेक्ट असिस्टेंस में होता क्या है पहले हमको ये देखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है, चार्ट नहीं बनाया हमने इसका, चलो यहीं से देखेंगे। डायरेक्ट असिस्टेंस रेफर्स टू use of the internal auditor to perform audit procedures under the direction, supervision and review, मतलब DSR of the external auditor. The external auditor may be prohibited by laws and regulations from obtaining direct assistance from internal auditors. तो उसको प्रोहिबिट भी किया जा सकता है कि भाई आप डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन मत करो इंटरनल ऑडिटर से। अगर डायरेक्ट असिस्टेंस लेने पर प्रोहिबिशन लगा है, किसके द्वारा? लॉज एंड रेगुलेशंस के द्वारा। तो क्या प्रिवेल करेगा? स्टैंडर्ड प्रिवेल करेगा या फिर लॉज एंड रेगुलेशन प्रिवेल करेंगे? सर लॉज एंड रेगुलेशन प्रिवेल करेंगे। तो लॉज एंड रेगुलेशन अगर कहते हैं कि आप इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस केस में आपको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप इंटरनल ऑडिटर को इस्तेमाल करोगे टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर अंडर DSR, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, चलो जैसा हम जब यूज ऑफ द वर्क देख रहे थे, यूज ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तब हमने 3 चीजों के बारे में देखा था। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस देखा था हमने, उसके अलावा हमने और क्या देखा था? हमने देखा था लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देखा था, और सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच हमने वहां पे देखी थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल इवैल्यूएट, कौन सी बातों को इवैल्यूएट करेगा? दैट द एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी, कि उनकी ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट्स हैं क्या? थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी मतलब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी का है क्या इस पे, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस जो है ना। अगर ये बाहर का बंदा नहीं, अगर बाहर का बंदा हो तो देखो इंटरनल इंडिपेंडेंट ही होते हैं, लेकिन कोई कम इंडिपेंडेंट हो सकता है, कोई ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो जो बाहर से लाया होगा वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा एज कम्पेयर टू जो अंदर होगा। तो जो अंदर कोई इनका अंदर ही कोई बंदा है, अंदर ही कोई CA या कॉस्ट अकाउंटेंट से अपना इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं ना, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस काम जो चांसेस हैं हल्के से कम हो जाते हैं। तो हमें देखना पड़ता है वेदर देयर इज एनी एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी। और दूसरा द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स हु विल बी प्रोवाइडिंग सच असिस्टेंस। सर यूज ऑफ द वर्क जब हम कर रहे थे इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, तब तो वो हमको बोला सर 3 पॉइंट से एवेल्यूएट करो, लास्ट वाला पॉइंट तो आप भूल ही गए सर। ओला की बात करी थी, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, लास्ट वाला था अप्रोच, सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच। वो क्यों नहीं देख रहे? वो इसलिए नहीं देख रहे दोस्तों बिकॉज यहाँ पे एज एन ऑडिटर हम ही उनको डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू कर रहे हैं, मतलब हम ही उनको बता रहे हैं कि प्रोसेस आपको कैसे परफॉर्म करने हैं। तो हमारी जो अप्रोच है, हम तो उसको हमेशा ही मानेंगे ना कि हम सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करते हैं, तो हम ही उनको बताते हैं क्या परफॉर्म करना है, क्या अप्रोच फॉलो करनी है। इस वजह से हमको उनके एंड पे उसको एवेल्यूएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, तो ये 2 पॉइंट्स इस वजह से हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। अब कहाँ पे मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ठीक है, जहाँ पे हम यूज ऑफ वर्क नहीं करते इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, उसी तरीके से सिमिलर ये बातें हैं, बस 1-2 पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा कर दिए गए। जैसे कि अगर किसी काम में सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हुआ, मुझे रिस्क असेसमेंट करवाना है, मुझे एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग डिसाइड करवाना है, मुझे ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट करवाना है
कंक्लूजन ड्रॉ करवाना है, क्या ये सारे काम मैं दे सकता हूँ क्या डायरेक्ट असिस्टेंस के अंडर भी किसी इंटरनल ऑडिटर को? सर नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरी बात बताओ, कहीं पे कोई ऐसा एरिया है दैट रिलेट्स टू हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट, जहां पे ज्यादा रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट हो, क्या वहां पे मैं डायरेक्ट असिस्टेंस इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं सर, वहां पे भी हम नहीं कर सकते। वेयर द जजमेंट इज मोर देन लिमिटेड, द जजमेंट इज मोर देन लिमिटेड। ऊपर हमने एक जगह पढ़ा था ना कि कहां पे हम काम इस्तेमाल करते थे उनका, जहां पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर करो लेकिन लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व हो, बट जहां पे मोर देन लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व हो वहां पे हम डायरेक्ट असिस्टेंस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनके काम को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोथ द थिंग्स आर नॉट अलाउड। थर्ड, it relates to the work with which internal auditor have been involved and which has already been or will be reported to the management or TCWG with governance by the internal audit function। तो जैसे कोई ऐसा काम है जो कि इंटरनल ऑडिटर से ही रिलेटेड है, ठीक है, एंड विच हैज ऑलरेडी बीन और विल बी रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट और TCWG बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। आपको ऐसा काम है जो कि इंटरनल ऑडिटर के काम से ही रिलेटेड है और उस पर जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, जो कि अंदर एक हमारे डिपार्टमेंट अलग से होता है ना, वो इंटरनल ऑडिटर से डील करता है, उनकी रिपोर्ट आते हैं, उनकी समरी वमरी बनाता है, वो सब काम करता है। तो वो अगर ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं मैनेजमेंट TCWG को, तो उसके केस में आप इंटरनल ऑडिटर को ही इस्तेमाल नहीं, डायरेक्ट असिस्टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। देन इट रिलेट टू डिसीजंस द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद दिस ऐसे regarding the internal audit function and the use of its work or direct assistance। तो डायरेक्ट असिस्टेंस में मुझे किस एरिया के बारे में डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी चाहिए, मुझे किस एक्सटेंट तक डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी चाहिए, या फिर मुझे किस एक्सटेंट तक इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर किन एरियाज में मुझे इंटरनल ऑडिट का काम इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारे डिसीजंस होते हैं दैट इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर एज पर दिस स्टैंडर्ड। विच स्टैंडर्ड? ऐसे 610। तो उस काम के लिए आप डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिटर का नहीं ले सकते, बिकॉज वहां पे आपको खुद को ही काम करना है। तो रिलेटेड टू डिसीजंस द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद दिस ऐसे रिगार्डिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड द यूज ऑफ इट्स वर्क और डायरेक्ट असिस्टेंस। तो ये 4 पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने, अगर आपसे 4 अंकों का सवाल पूछा जाए, ठीक है। चलिए मेरे साथ एक क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे एक बार। MTP May 24 में पूछा गया सवाल है, ठीक है जी। ये आपके एग्जामिनेशंस में, ये आपके एग्जामिनेशंस में रिपीट किया जा सकता है, इसलिए इस पे आप क्या मार्क करेंगे दोस्तों? इस पे आप स्टार मार्क करेंगे, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ देखो जी। CSD इज अपॉइंटेड एज स्टेट ऑडिटर ऑफ बीटा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। देयर एग्जिस्ट एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इस कंपनी के अंदर क्या है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी मौजूद है। नाउ दिस इज हेडेड बाय चीफ इंटरनल ऑडिटर। उनका चीफ इंटरनल ऑडिटर के हेड करता है किसको? इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को। नाउ वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ कंपनी इज असेस्ड एज एरिया ऑफ हायर रिस्क। मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स का जो वैल्यूएशन वाला पार्ट है, कौन सा वाला? वैल्यूएशन वाला जो आदर्शन है, उसको उन्होंने क्या बोला? हायर रिस्क एरिया बोला बाय स्टेट ऑडिटर। ही वांट्स टू टेक डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव मैटर। इस मैटर के बारे में क्या चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं दोस्तों? उनके डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहते हैं। डिस्कस अलॉन्ग विद द रीजंस वेदर इट वुड बी प्रॉपर फॉर स्टेट ऑडिटर टू असाइन चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स टू चीफ इंटरनल ऑडिटर। क्या एजिंग जो है, एजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की जो एजिंग की एक्यूरेसी चेक करनी। एजिंग मतलब क्या कि भैया कौन सा बैलेंस, किस इनवॉइस का कौन सा बैलेंस कितने दिन से आउटस्टैंडिंग है, ये जो एजिंग हमने बनाई उस एजिंग को क्या करना? चेक करना, जो कि किसने बनाई होगी? मैनेजमेंट ने बनाई होगी। उसको चेक करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ सर। उनको ये ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन वाली बात है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डिटेल्स दिए हुए है, ठीक है जी, और जो एजिंग इन्होंने हमको दी हुई है उनको कंपेयर करना है कि भाई सही से हर एक एजिंग हर एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट का सही से क्लासिफिकेशन हुआ है कि नहीं एज पर द एजिंग। तो ये जो काम है ये थोड़ा क्लरिकल सा काम है, जहाँ पे ट्रेस करने हैं ट्रांजेक्शंस को या फिर एजिंग को मुझे इन्फॉर्मेशन सिस्टम से, इस टाइप का कुछ काम है ये। तो यहाँ पे जजमेंट दिख रहा है कि आपको ज़्यादा? नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है सर। लेकिन assign evaluation of adequacy of provision based on aging of trade receivables to chief internal auditor। तो इसको देने का चाह रहा है क्या? टू इवेल्यूएट द एडुकेसी ऑफ प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या प्रोविजन की एडुकेसी पता करो कि प्रोविजन जो लिया हुआ है डाउटफुल डेट्स का वो एडिक्वेट है कि नहीं। अब देखो प्रोविजन की जो एडुकेसी होती है ना, वो डिस्कशन वाला टॉपिक है, जहाँ पे हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डेटर के लिए उनका 180 डेज से ज़्यादा भी अगर आउटस्टैंडिंग रहा तो वहाँ पे वो प्रोविजन नहीं लेगा, और कहीं कहीं पे अगर किसी का 60 दिन भी आउटस्टैंडिंग हो गया तो वहाँ पे मैनेजमेंट प्रोविजन लेके रखेगा डाउटफुल डेट का, डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल सर्कमस्टेंसेस कि डेटर कैसा है, कस्टमर कैसा है। तो ये डिस्कशंस में क्या लगता है दोस्तों? जजमेंट काफ़ी लगता है। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसका? आपके चीफ इंटरनल ऑडिटर के डायरेक्ट असिस्टेंस को, बिकॉज हमारा जो वैल्यूएशन वाला है ना, वैल्यूएशन वाला एरिया जो ट्रेड रिसोर्स का है उसको हायर रिस्क पे असेस किया गया है, और
प्रोविजन की जो एडिक्वेसी होती है, मतलब प्रोविजन का जो नंबर होता है डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या होता है, वैल्यूएशन इम्पैक्ट होता है ट्रेड रिसीवेबल्स का, तो वहां पे हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो वो इस आंसर में लिखा होगा। In accordance with SA 610, the external auditor shall not use internal auditor to provide direct assistance to perform processes that relate to higher assessed risk of material misstatement, where the judgment required in performing the process or evaluating the audit evidence gathered is more than limited. In the given situation, valuation of trade receivable is assigned as an area of higher risk by state auditor. Judgment required in checking accuracy of aging of trade receivable is limited. Therefore, external auditor can assign the checking of accuracy of aging to the chief internal auditor for direct assistance. But second part, however, because the evaluation of adequacy of provision based on aging would involve more than limited judgment, it would not be appropriate to assign that later process to chief internal auditor providing direct assistance. ठीक है जी, तो ये इस प्रकार से आप आंसर लिखोगे। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है। आइडियली ये इस टाइप के सवाल सीए फाइनल लेवल पे पूछे जाने चाहिए, बट वो सीए इंटर में पूछना है, तो कोई बात नहीं, हम तो अच्छे से पढ़ रहे थे तो हमको पता है ये। चलो, भूलना मत इसको दोस्तों। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जरा। अब मैं डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करूं उससे पहले कुछ एग्रीमेंट्स मुझे लेने होते हैं दो लोगों से। दो लोगों से मुझे एग्रीमेंट्स लेने पड़ते हैं। कौन है वो दो लोग? यहां पे देखो, सबसे पहला सबसे पहले मुझे एग्रीमेंट लेना पड़ेगा ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी से। किससे दोस्तों? ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी से, कि भैया हम आपसे इस चीज का एग्रीमेंट ले रहे हैं कि हम जब डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करेंगे इंटरनल ऑडिटर का, तो आप हमें अलाउ करोगे कौन को? इंटरनल ऑडिटर को हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का। दैट इंटरनल ऑडिटर्स वुड बी अलाउड टू फॉलो आर इंस्ट्रक्शंस, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर के इंस्ट्रक्शंस। इसके लिए एग्रीमेंट लेना पड़ेगा किससे? ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी से। और उस एग्रीमेंट में एक बात और लिखेंगे, दैट द एंटिटी विल नॉट इंटरवीन इन द वर्क। जो भी काम इंटरनल ऑडिटर करेगा उस हमारे लिए एज अ डायरेक्ट असिस्टेंट, उस केस में एंटिटी कोई भी अपना पांव नहीं अड़ाएगी, उसमें एंटिटी का कोई भी से नहीं रहेगा। दे वोंट इंटरवीन इन दैट काइंड ऑफ। तो ये पहला एग्रीमेंट है जो मुझे किससे लेना है? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी से लेना है। ये बात कहाँ लिखी है सर? जरा सा ऊपर आओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। माय आईपैड इज गेटिंग हैंग यार, क्या हो गया उसको? गिव मी अ सेकेंड। हाँ, टू ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम an authorized representative of the entity that internal auditor will not be allowed to will be allowed, sorry wrong पढ़ दिया मैंने ये। ठीक है, ये क्या लिखा है? obtain written agreement from an authorized representative of the entity that the internal auditors will be allowed to follow the external auditor's instructions and that entity will not intervene in the work the internal auditor performs for the external auditor। पहली बात। अब देखो दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी है कि मैं एक और एग्रीमेंट ऑब्टेन करूंगा किससे? इंटरनल ऑडिटर से। अभी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी से बात नहीं कर रहा हूँ, एंटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनल ऑडिटर की बात कर रहा हूँ कि मैं इंटरनल ऑडिटर से क्या लूंगा जी? रिटन एग्रीमेंट लूंगा कि भैया आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे चीज़ों को। ठीक है जी, जो भी मैटर्स जो कॉन्फिडेंशियल उनको आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करोगे। एंड यू विल इन्फॉर्म किसको? यू विल इन्फॉर्म द एक्सटर्नल ऑडिटर अबाउट एनी थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी। अगर कोई थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी आते हैं काम करते दौरान, तो वो भी आप हमें कम्युनिकेट करोगे। तो ऑब्टेन द रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर दैट दे विल कीप कॉन्फिडेंशियल specific matter as instructed by the external auditor and inform the external auditor of any threat to objectivity। तो एक ये पॉइंट मेरा बता के हो गया। तो दो कौन कौन सी चीजें हैं? किन दो लोगों से रिटन एग्रीमेंट लेने हैं? तो मुझे दो लोगों से रिटन एग्रीमेंट लेने हैं। पहला मुझे लेना है एंटिटी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से, दूसरा सर मैं किससे लूंगा? इंटरनल ऑडिटर। चलो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ऑडिट की भाषा में बोलेंगे। आई विल ऑब्टेन written agreement from whom? From the authorized representative of the entity that they will allow the internal auditor to follow the instructions given by the external auditor to the internal auditor। And second one is that they will not intervene in the work performed by the internal auditor for external auditor। पहली बात। दूसरा रिटन एग्रीमेंट किससे लेंगे? इंटरनल ऑडिटर से। टू ऑब्टेन द रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर्स दैट दे विल कीप द स्पेसिफिक कॉन्फिडेंशियल मैटर, अलॉन्ग विद दैट दे विल इन्फॉर्म द एक्सटर्नल ऑडिटर अबाउट एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी। तो ये दोनों भी बातें आप इस तरीके से इसको लिखोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 79। यहां पे आ जाओ। आरटीपी सितंबर 25 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है, इंटर लेवल का ही सवाल है तो इसको रिपीट कर सकते हैं। इसे देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या पूछा है उन लोगों ने।
ऑल्सो कमेंट, देखो कहानी अपन नहीं पढ़ रहे अभी, कहानी आप एक बार रीड कर लेना, मैं सिर्फ फाइनल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. कमेंट whether prior to using the internal auditor for direct assistance for the purpose of audit, CA मुकुल is required to obtain any written agreement or not. क्या उसको written agreement लेना पड़ेगा डायरेक्ट असिस्टेंस इस्तेमाल करने से पहले? यस सर, उसको लेना पड़ेगा. ठीक है. गिव एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेस इन विच CA मुकुल शैल नॉट यूज एन इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस. तो वो जो हमने पॉइंट्स देखे थे 4-5, वो पॉइंट्स लिखने हैं हमको. सॉरी, ओ बुक नहीं दिख रही थी आपको, चलो देख लो, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इसको रीड करो एक बार. ये दोनों भी जो हाईलाइट किए मैंने वो पढ़े मैंने अभी. ठीक है, इनका आंसर लिखना है हमको. तो सबसे पहले उसने क्या बोला कि एग्रीमेंट ऑब्टेन करने हैं क्या? हाँ करने हैं. तो सबसे पहले मैं उन एग्रीमेंट्स के बारे में लिखूंगा. तो वो दोनों भी एग्रीमेंट्स के बारे में देखो यहाँ पे लिखा है कि CA मुकुल को ये दोनों टाइप के एग्रीमेंट लिखने चाहिए. फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था कि गिव एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेस जहाँ पे हम डायरेक्ट असिस्टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो वो जो 3-4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, सिग्निफिकेंट जजमेंट वाला, हायर रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट वाला, the work is relating to the work of internal auditor and internal audit function has already communicated the same to management or TCWG. और लास्ट वाला पॉइंट अपना कौन सा रहता है? process regarding the decisions that are required to be made by the external auditor in accordance with this ऐसे 610. तो उस केस में भी आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन या फिर इंटरनल ऑडिटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए. ठीक है, या फिर उसके काम को नहीं इस्तेमाल कर सकते. तो ये रहेगा इसका आंसर. कूल. तो इसी के साथ साथ हमारा जो ऐसे 610 है इसका रिवीजन खत्म हो जाता है. ठीक है, अब एक और पार्ट आता है इसमें, एक और पार्ट आता है इसमें, ये वाला इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का. अगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इस वक्त इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का. ठीक है जी. तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात अगर हम करें तो दो टाइप के कंट्रोल्स की बात मैं यहाँ पे करूंगा. ठीक है, देखो आपको सेक्शन नंबर 143 पता है कंपनीज एक्ट का. वो कहता है कि ऑडिटर को IFCFR रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है. मतलब ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स दैट रिलेट्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उन पर हमको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर उनकी एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ता है अदर देन आर ऑडिट रिपोर्ट. जो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में देता हूं उसके अलावा उसमें एक और एनेक्सर लगाया जाता है जहां पे IFCFR की रिपोर्ट भी होती है. ठीक है जी. तो द टर्म इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स रेफर्स टू द पॉलिसीज एंड प्रोसेस पुट इन प्लेस बाय कंपनीज टू ensure what? These 5 things. These are the objectives of those internal financial controls. That is reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, compliance with applicable laws and regulation, safeguarding of assets and prevention and direction of fraud. तो जहां तक है जो ये सेकंड वाला पार्ट होता है ना, ये वाला हमारे लिए अपना इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रेलेवेंट नहीं रहता. बाकी के जो ये रहते हैं ना, इनमें कुछ कंट्रोल्स ऐसे रहते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इफेक्ट नहीं करते, बट इनडायरेक्टली दे आर रिक्वायर्ड टू बी इन प्लेस. ठीक है जी, ताकि फ्रॉड व्रॉड ना हो जाए, एरर वेरर ना हो जाए, असेट सेफ गार्डेड रन की फिजिकल सेफ्टी के लिए. तो वो सारे कंट्रोल यहाँ इन्वॉल्व रहते हैं, बट वो सारे के सारे कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इम्पैक्ट नहीं करते. तो उन पर मुझे रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं रहती. इसी वजह से ये डिफरेंस है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में और इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में. दोनों भी एक दूसरे से थोड़े से अलग अलग हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है. ठीक है जी. तो ओवरलैप करते हैं बेसिकली. तो ऐसा कह सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, all internal controls over financial reporting are internal financial controls, but all internal financial controls are not internal controls over financial reporting. ठीक है. On the other hand, internal controls over financial reporting is required where auditors are required to express an opinion on the effectiveness of an entity's internal control over financial reporting. Such opinion is in addition and distinct from the opinion expressed by the auditor on financial statements. ये बात मैंने आपको बताई थी. हाँ जी. ठीक है जी. तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज अ वाइडर टर्म वेयर इज इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ नैरोअर टर्म रेस्ट्रिक्टेड टू एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओनली. ठीक है जी. तो ये मैंने आपको ये वाला टॉपिक कवर कर दिया. ठीक है. इसी के साथ साथ हमारा SA 610 का रिवीजन समाप्त हो जाता है. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच. मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी लेक्चर में जहाँ पे हम आगे वाले स्टैंडर्ड्स या फिर आगे आने वाले चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय.